welcome to my classes and today we are going to study accounting ratio. Well, accounting तो all together हमारे लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट ही है, बट क्या रेशियो भी आज से पहले हमने कभी नहीं पढ़ा? क्या हमने रेशियो नाम का टर्म भी नहीं सुना? याद आया बचपन में एक क्वेश्चन था जिसने बहुत परेशान भी किया था. इफ़ देर आर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, सम ऑफ देम आर गर्ल्स, सम ऑफ देम आर बॉयज़, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ एंड बॉयज़ टू गर्ल्स. याद आया ना? तो हम उसमें रेशियो कैसे निकालते थे? हम उसमें करते थे बॉयज़ अपॉन नंबर ऑफ girls, number of boys upon number of girls and vice versa also could here. Now suppose अब this ratio comes out to be 2:1. अब हम इस रेशियो से क्या समझते हैं? हम इस रेशियो से ये समझेंगे कि अगर एक लड़की है तो उसके कंपैरिजन में बॉयज़ दुगने हैं. मीन्स जितने भी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं क्लास में, बॉयज़ उसके 2 टाइम्स हैं. हम एक तरीके से कंपैरिजन ही कर रहे हैं कि गर्ल्स का नंबर अगर इतना है तो बॉयज़ तो 2 टाइम्स हैं. एक कंपैरिजन हो पा रहा है. तो एक्चुअली में रेशियो जो हमें करके देता है वो एक कंपैरिजन ही करके देता है. अब इसी कंपैरिजन को जब हम अकाउंटिंग के साथ एसोसिएट कर देते हैं, अकाउंटिंग रेशियो बोलते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम अकाउंटिंग की एक टर्म को अकाउंटिंग की दूसरी टर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे. अब इसी तरह हम अकाउंटिंग की रेशियोज़ को 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं. जो सबसे पहली रेशियो जो हम कवर करने वाले हैं वो है लिक्विडिटी रेशियो. नाउ लिक्विडिटी रेशियो को फॉर्मूलेट करने से पहले हम एक काम करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो की टर्म समझ लेते हैं. अगर हमें लिक्विडिटी टर्म समझ आ गई तो आई डोंट थिंक आपको किसी भी फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत पड़ेगी. हमें पूरे के पूरे चैप्टर में अकाउंटिंग रेशियो में हमें टर्मिनोलॉजी समझनी है. टर्मिनोलॉजी समझ ली हमने तो बस हमारे पास फॉर्मूलेज रटने की ज़रूरत या मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें फॉर्मूलेज ही हैं जो बहुत सारे हैं. और बिलीव मी, मैंने आज तक कोई फॉर्मूला खुद लर्न नहीं करा है, सिर्फ समझा है, और उसके बेसिस पे मैं आज भी चाहे 10 साल आगे भी फॉर्मूले बता सकती हूँ, बना सकती हूँ, समझा सकती हूँ. तो हम एक काम करेंगे, हम टर्म समझेंगे सो दैट आगे हमें ज़्यादा एफर्ट्स न लगाने पड़ें. सो मूविंग ऑन विद आवर लिक्विडिटी रेशियो. सबसे पहली चीज़ कि लिक्विड क्या होता है. लिक्विड हमें पता है कोई भी चीज़ जो फ्लो में रहती है, जैसे कि पानी सबसे बढ़िया और बेस्ट एग्जांपल है किसी भी लिक्विड का. पर क्या हमें पता है कि पानी की कोई फिक्स शेप होती है? अगर मैं पानी को इस बीकर में डाल दूं तो क्या पानी इस शेप को नहीं ले लेगा? इस शेप को एक्वायर कर लेगा वो तो, क्योंकि पानी की कोई खुद की शेप तो होती नहीं है. अब अगर इसी सेम पानी को मैं इस ट्यूब में डाल दूं तो क्या ये उस ट्यूब की शेप ले लेगा? ऑब्वियसली ले लेगा, क्योंकि पानी की कोई फिक्स्ड शेप तो होती नहीं है. तो जिस तरीके से हमें पता चला कि लिक्विड चीज़ों की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, इट मीन्स कि हमारे अकाउंटिंग में भी कुछ टर्म्स होंगी या कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगी या जिनका कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं होगा. तो वो वाली टर्म्स हम और वो वाले फिगर्स हम निकालेंगे. अब वो हम कहाँ से निकालेंगे? उसके लिए हम चलेंगे अपनी बैलेंस शीट की तरफ. पर अभी के लिए आपको लिक्विड टर्म को समझ आ गया. लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग वो रेशियो निकालेंगे जो हमारी कंपनी में फिक्स्ड नहीं होंगी. ओके, नाउ वी नो कि लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड का टर्म क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है, लेकिन हम इसे निकालते क्यों हैं वो देख लेते हैं. तो लिक्विडिटी रेशियो एक कंपनी निकालती है अपनी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब कि उसके रोज़ के खर्चे जो होते हैं, जैसे कि आज उसको परचेज़ करे हैं तो पेमेंट करनी हो गई, और छोटे मोटे खर्चे जो देने पड़े, तो उसका मतलब रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं उसको क्या मेरी कंपनी बियर कर पा रही है, या मेरी कंपनी इस लायक है या नहीं है कि मेरे डेली बेसिस पे जो खर्चे होते हैं उसको उठा पा रही है या नहीं. क्योंकि अगर एक कंपनी ये नहीं उठा पा रही है तो आई डोंट थिंक उसको इस बिज़नेस में या किसी भी बिज़नेस में रहना चाहिए. तो टू फाइंड आउट कि एक कंपनी अपने शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को भी बियर कर पा रही है या नहीं, लिक्विडिटी रेशियोज़ को फाइंड आउट करा जाता है. अब लिक्विडिटी रेशियोज़ कितने टाइप की होती हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट हमें ये क्लियर हो गया कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, इसका मतलब कंपनी अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए देखना चाहती है कि क्या उसकी कंपनी सफिशिएंट पैसे इकट्ठा कर सकती है या उसके पास सफिशिएंट बैलेंसेस हैं कि वो एक खर्चे को बियर कर पाए. So moving on with our liquidity ratio, the first ratio in liquidity ratio we have to cover is
करंट रेशियो। नाउ करंट रेशियो, करंट से कुछ मतलब समझ आता है आपको? करंट क्या थी? कोई चीज़ हमारे उसमें बैलेंस शीट में करंट कौन सी चीज़ें हैं? बैलेंस शीट में एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़ और एक होती है नॉन करंट असेट्स, और दूसरी तरफ आती हैं करंट लायबिलिटीज़ और करंट असेट्स। कुछ ना कुछ करंट और उस करंट का रिलेशनशिप रहा होगा या शायद हो, वो हम अभी चेक कर लें। ऑल्दो हम लिक्विडिटी रेशियो में फाइंड आउट ही वो कर रहे हैं जो चीज़ें फिक्स्ड नहीं होती। अब अगर हम जाएं तो क्या हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं, क्या वो फिक्स्ड होती हैं? वो इसीलिए करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स हैं क्योंकि वो ऑपरेटिंग साइकिल तक ही फिक्स्ड होती हैं, उसके बाद के लिए वो फिक्स्ड नहीं होती, क्योंकि अगर उसके बाद के लिए वो फिक्स्ड होती तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट असेट्स में शिफ्ट हो जाती। पर सिंस ऐसा कुछ नहीं है तो वो करंट लायबिलिटीज़ और करंट असेट्स ही बनकर रह जाती हैं। इसका मतलब लिक्विडिटी रेशियो जो डील करेगा वो ईदर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के साथ डील करेगा। है ना? तो अगर मेरे को फॉर्मूला बनाना हो रेशियो का, तो मेरे पास जो रेशियो निकाले थे हमने इससे पहले, नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स, सेम अगर मुझे इसको भी फॉर्मूले में पुट करना हो तो मैं कैसे पुट करूँगी? करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़, और ये मिल गई मेरे को करंट रेशियो का फॉर्मूला। क्योंकि करंट मेरी पूरी बैलेंस शीट में एक ही चीज़ थी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़, और उसको अगर मुझे रेशियो के फॉर्मूले में पुट करना है तो मैंने उसको ऐसे पुट कर दिया, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़, दैट्स इट। करंट रेशियो सिर्फ इतना ही है। अब जब हम नेक्स्ट रेशियो पढ़ेंगे, लिक्विडिटी के अंदर एक और रेशियो है, दैट इज़ क्विक रेशियो। चलिए, तो बिफोर गोइंग ऑन टू क्विक रेशियो, करंट रेशियो में एक पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हमने इसका रेशियो और इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करा तो वो था करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़। बट करंट लायबिलिटीज़ तो सारी इंक्लूड होती हैं इसके अंदर, लेकिन करंट असेट्स सारे इंक्लूड नहीं होते। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। हर एक चीज़ का काउंटिंग में एक रीज़न है, और वो रीज़न जान लोगे ना तो कभी भी याद नहीं करनी पड़ती चीज़ें। चलो अब इसका रीज़न जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, देख लेते हैं कितने टाइप की करंट असेट्स होती हैं। तो एक काम करते हैं, करंट असेट्स को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सी होती है? कैश होती है। फिर कौन सी होती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर क्या हम इन्वेंट्रीज भी उसमें देखते हैं? और क्या क्या देख सकते हैं हम इसमें? हम बी आर उसमें देखते हैं, हम डेटर्स उसके अंदर देखते हैं, हम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस देखते हैं, और हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं अदर करंट असेट्स, जो इन सब में नहीं आता, वो अदर करंट असेट्स में जाता है। सिर्फ इन्वेंट्री में ही हमारा स्टॉक आता है। ओके, नाउ हम अपने पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग लिक्विडिटी रेशियो और उसके अंदर करंट रेशियो हम क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे? हम देखेंगे कि हमें अपनी लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी है। लिक्विडिटी मतलब मेरे रोज़मर्रा के खर्चे मैं बेयर कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके लिए जो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो है कैश, क्योंकि कैश नहीं रहेगा तो मैं कैसे ही एक्सपेंसेस पे करूँगी आगे। चलो ठीक है, कैश का मतलब होगा ही होगा, कैश इसके अंदर होना ही चाहिए करंट एसेट्स के अंदर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये भी तो वही होता है ना कि कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है? इसमें कुछ सिक्योरिटीज़ या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कह सकते हो, ऐसी होती हैं जिसको मैं मार्केट में गई, मैंने बेचा और वो इंस्टेंटली सेल हो गई और मेरे पास पैसा आ गया। तो वो उसका मतलब क्या है? ये कैश के बराबर ही तो काम कर रही हूँ। विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स या 72 आवर्स मेरे पास पैसा मिल गया नहीं, तो वो मिल गया तो उसका मतलब मैं इसको अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए यूज़ कर सकती हूँ। गुड, तो हम इसको भी कैश इन कैश इक्विवेलेंट को भी करंट असेट्स के अंदर लेंगे।
नाउ मूविंग ऑन टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर हमारा आता है स्टॉक। ऑब्वियसली स्टॉक को हम लेते हैं, परचेज करते हैं, फिर सेल करते हैं, उससे हमारे पास जनरेशन होता है इधर डेटर या बीआर या तो कैश का। तो हाँ, हमें पैसे मिल रहे हैं तो हमें इसको रखना चाहिए। बट याद रखिएगा, इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास होता है एक चीज़ जिसको कहते हैं लूज टूल्स। इसको हम कभी भी अपने इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं करते सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। वैसे नॉर्मली करंट एसेट्स के अंदर लूज टूल्स होते हैं, बट करंट रेशियो निकालते वक्त लूज टूल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं ये जो दोनों होते हैं वो एक मशीनरी के छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं जो हमने संभाल के रखे होते हैं, सो दैट इन फ्यूचर कभी अगर मशीनरी ख़राब हुई तो हम उसको रिप्लेस करवा देंगे और रख देंगे। सिंस वो छोटे छोटे पार्ट है, मशीनरी का अभी ज़रूरत नहीं है मशीनरी को, तो हमने उसको इन्वेंट्री में अपने स्टॉक के उसमें कलेक्ट करके रखा हुआ है। बट हम इसको यूज़ कब करने वाले हैं? हम इसको यूज़ तो एक लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए देख रहे हैं ना, हम उसको यूज़ तो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो हम इसको बेच सकते हैं, बट ये हमारे रोज़मर्रा के बेचने के उसमें नहीं यूज़ होना चाहिए। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे जिस पर्पस के लिए मैंने बिज़नेस खोला है, क्या मेरे बिज़नेस के खर्चे मेरे बिज़नेस की इनकम से ही निकल पा रही है? और ये मेरी बिज़नेस की इनकम नहीं है, ये तो मेरी बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल इंसॉल्वेंसी की तरफ जाने लग गई तब मैं इनको बेचना भी शुरू कर दूँगी। अभी तो मैं इनको संभाल के रखूँगी कि मशीनरी को कभी यूज़ पड़ जाएगी तो मुझे देना होगा। इसलिए कभी भी करंट रेशियो निकालते वक्त लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को इंक्लूड नहीं करते। नाउ आगे जाते हैं। बीआर, ऑब्वियसली बीआर पैसे देगा, उसने एक्सेप्टेंस तो दे दी, अब उसे पैसे देने हैं तो ये भी इंक्लूड होगा। डेटर तो एक आइडेंटिफाइड पर्सन ऑलरेडी है जिसको हमें पैसे देने हैं, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हमने किसी को पैसे दिए हैं तो ऑब्वियसली फ्यूचर में हम उससे पैसे लेंगे, तो ये भी इंक्लूड होगा। अदर करंट असेट्स, अब अदर करंट असेट्स की लिस्ट बहुत लंबी होती है, बट हमारी अकाउंटिंग लॉ 2013 ने उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। हमने बोल दिया है कि इसके अंदर सिर्फ इंक्लूड करना प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम्स। हो गया ना सिंपल। अब हमने सिर्फ इन्हीं को क्यों इंक्लूड करा और बाकी सबको क्यों एक्सक्लूड कर दिया? क्योंकि लिस्ट तो खैर बहुत लंबी है। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर आप एक्सपेंसेस प्रीपेड करने जाओगे या किसी को एडवांस पैसा भी दोगे तो 10 साल आगे वाली चीज़ों के लिए तो पैसा दोगे नहीं, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीसेंट की चीज़ों के लिए पैसे दोगे। तो इसका मतलब ये भी हाल फिलहाल में ही ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, और ऑलरेडी आपने किसी को पैसा दे दिया है तो उसको फ्यूचर में पैसा, मतलब अगर उसने रोज़मर्रा के लिए आया तब तो उसको नहीं देना पड़ेगा, हमने ऑलरेडी पे कर रखा है। तो ये भी एक तरीके से हमें हमारी सॉल्वेंसी को दिखा रहा है कि हमारे पास पैसे थे तभी तो हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस करे, इसलिए ये इंक्लूड होता है। नाउ एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब है कि हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, अब उनको पैसे देने थे। जिसने भी सर्विसेज अवेल करी हैं या सर्विसेज या गुड्स अवेल करे हैं उसको पैसे देने हैं। तो इसका मतलब ये मेरे को पैसे देगा जिसकी हमने सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं, तो ये भी हमें पैसे ही दे रहा है, तो ये भी इसके अंदर हमें सॉल्वेंसी में ही हेल्प करेगा, इसलिए ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। नाउ वी आर क्लियर विद द टर्म करंट रेशियो और करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। करंट लायबिलिटीज़ को हम सारी लेंगे क्योंकि कोई भी लायबिलिटी हम छोड़ नहीं सकते। हम कुछ कुछ चीज़ों को तो छोड़ सकते हैं यहाँ पर क्योंकि ये हम इसको बेचना नहीं चाहते, लेकिन कभी भी हम किसी लायबिलिटी को बोल सकते हैं हम इसको पे नहीं करना चाहते। नहीं करना, ऐसे हो ही नहीं सकता, हमें पे तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल पे करना ही पड़ेगा। इसलिए करंट लायबिलिटीज़ को सारी ही इंक्लूड करते हैं। और अकॉर्डिंग टू हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी क्या कहता है कि हमें सारी चीज़ों को इंक्लूड करके ही चलना चाहिए। लॉसेस सारे प्रोवाइड करो, गेंस चाहे फिर भी भूल जाना। ओके, तो चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेशियो की तरफ जो है क्विक रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का ही पार्ट है क्विक रेशियो। सिंस हमने करंट रेशियो पढ़ा और करंट रेशियो में आया करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, तो अगर ये क्विक है तो इसमें क्या लगता है आपको क्या आना चाहिए? क्विक असेट्स बाय क्विक लायबिलिटी।
है ना, कायदे से तो यही आना चाहिए। और एक काम करते हैं, इसको लिख भी देते हैं। क्या आना चाहिए? क्विक असेट्स बाय क्विक लायबिलिटी, क्विक असेट्स बाय क्विक लायबिलिटीज़। नाउ अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि लायबिलिटीज़ तो सारी ही प्रोवाइड करनी होती हैं, तो चाहे क्विक लायबिलिटी लिखूँ चाहे करंट लायबिलिटी लिखूँ, जितनी भी मेरी करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आ रही है सारी ही लिखूँगी मैं। तो इसका मतलब चाहे मैं क्विक लिखूँ चाहे मैं करंट लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, अब अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला तो मैंने करंट एसेट्स को क्यों नहीं चेंज करा? यहाँ पे क्विक एसेट्स ही रहने दिया, करंट एसेट्स क्यों नहीं लिखा? इसका रीज़न है, देखो मैंने ये भी नहीं इरेज करा था ना, क्योंकि यहीं से रीज़न हमें पता चलेगा। अब देखो, क्विक असेट्स, क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स, करंट रेशियो, करंट एसेट्स, याद तो रहेंगी, नीचे वाला बेस तो सेम है, करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़। नाउ क्विक और करंट में डिफरेंस क्या है? करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स करंट एसेट्स के अंदर आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी करंट एसेट्स इतने टाइम में हमें पैसा प्रोवाइड करवाती हैं तो क्विक एसेट्स और भी कम टाइम में हमें पैसा प्रोवाइड करेगी। तो ये जो कम हुआ है ना, ये क्या कम हुआ है? ड्यूरेशन ही तो कम हुआ है। और ड्यूरेशन कैसे कम हो सकता है? अगर हम किसी के 2-4 स्टेप से 1-2 स्टेप हटा दें तो ड्यूरेशन कम ही तो हो जाएगा ना। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितने स्टेप लगते हैं, और जो जल्दी से जल्दी हमें कैश प्रोवाइड कर देगा वो हमारी क्विक एसेट्स का हिस्सा बन जाएगा। जो नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा उसको करंट एसेट्स में ही रहने देंगे। इसका मतलब हमें यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस को रिड्यूस करना है, प्रोडक्शन ऑफ कैश कब हो रहा है वो देखना है। खैर कैश तो कैश ही है, इसमें तो कोई प्रोसेस ही नहीं आया, तो इसका मतलब ये हमारी क्विक एसेट्स का पार्ट तो बनेगा ही बनेगा। नाउ मूविंग ऑन टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी तो सेम ही होते हैं, सिर्फ मार्केट में गए और पैसा मिल गया, बहुत इजीली और बहुत जल्दी मिल जाता है। तो इसका मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हमारी क्विक एसेट्स का पार्ट बनेगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में स्टॉक है, और स्टॉक तो अभी रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है और फिनिश गुड्स भी हो सकता है। फिर इसके बाद इन सबको सेल करना है। अब सेल करने के बाद भी गारंटी नहीं है डेटर बनेगा या कैश मिलेगा, तो इसका तो एक प्रोसेस है। पहले वाले प्रोसेस में क्या आ गया? सेलिंग आ गया, फिर सेलिंग के बाद जनरेशन ऑफ डेटर है या तो कैश है। तो इसका मतलब ये तो टाइम ले रहा है, तो इसको एक काम करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग कैंसिल ही कर देते हैं। ना मूविंग ऑन टू BR एंड डेटर, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, यहाँ पे बस एक्सेप्टेंस प्रोवाइड हो जाती है। तो BR और डेटर हमारे पास एक आइडेंटिफाइड पर्सन्स हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास पर्सन भी आइडेंटिफाइड है, इससे पैसे लेने हैं। BR के केस में हमारे पास टाइम भी आइडेंटिफाइड है कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ये हमें पैसे देगा। डेटर के केस में हम जब चाहें उससे पैसे मांग सकते हैं। तो हमें सिर्फ नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, डेटर और BR तो वो ऑलरेडी है, बस हमें उससे जाके पैसे लेने हैं। स्टॉक की तरह हम उसे सेल थोड़ी करेंगे, या फिर उसके पास जाके पहले बोलेंगे नहीं भैया मैं 2 महीने बाद आऊँगा तुम्हारे पास पैसे दे देना। तो ये वाला स्टेप ही नहीं, हमें तो डायरेक्ट उससे पैसे लेने हैं। तो BR और डेटर उसके अंदर इंक्लूड होगा। आगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। भाई अगर पैसे तुमने मेरे से लिए थे तो तुम्हें तो मुझे देने भी पड़ेंगे, मेरी ज़रूरत में तुम भी दोगे। अगर तुम्हारी ज़रूरत में मैंने दिए हैं पैसे तो तुम्हें मेरी ज़रूरत में भी पैसे प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। तो ये वो लोग हैं जिनको मैंने एडवांसेस प्रोवाइड करवाए थे जब उनकी ज़रूरत थी, तो जब मुझे ज़रूरत होगी तो इनको भी देने पड़ेंगे। तो ये भी मेरे को पैसे ही देंगे, क्योंकि और इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनका भी नेक्स्ट स्टेप क्या है, पैसे ही देने हैं इनको भी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं जिनको मैंने पैसे दिए थे, आइडेंटिफाइड है, भाई मुझे पैसे प्रोवाइड करो। नेक्स्ट स्टेप है, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है ना। मूविंग ऑन टू अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में हमारी अकाउंटिंग कंपनीज लॉ 2013 ने ऑलरेडी बोल दिया है कि यही दोनों चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो अब इन दोनों चीज़ों का एस्पेक्ट देख लेते हैं। प्री पेड एक्सपेंसेस, ऑलरेडी एक्सपेंसेस पेड हैं तो पैसे तो जनरेट ही नहीं हो रहे, पैसे तो चले गए, जनरेशन ऑफ कैश तो हुआ ही नहीं। नहीं बाबा नहीं, कैंसिल आउट। एक्रूड इनकम, हाँ एक्रूड इनकम में पैसे मिलेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर दी हैं, अब उसको पैसे देने हैं, तो ये ज़रूर इसका हिस्सा होगा।
तो इसका मतलब मेरी क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच में डिफरेंस पता चल गया। क्विक एसेट्स में प्रोसेस हमारा बहुत शॉर्ट होना चाहिए, या फिर तो ऐसे कह दो कि जितनी भी करंट एसेट्स हैं उनमें से जिसका प्रोसेस अपनी लास्ट स्टेज पे खड़ा है या फिर नेक्स्ट स्टेप उसका क्या है, कैश जनरेशन ही है, वो मेरे क्विक एसेट्स बन सकती हैं। बाकी सारी की सारी करंट एसेट्स ही रहेंगी। इसीलिए मैंने करंट एसेट्स को बड़े सर्कल के अंदर रखा है और क्विक एसेट्स को अंदर छोटे सर्कल के अंदर, क्योंकि सारी की सारी क्विक एसेट्स करंट एसेट्स तो हैं, बट सारी करंट एसेट्स क्विक एसेट्स हैं नहीं। यही डिफरेंस था करंट और क्विक में, और क्विक और करंट रेशियो में। सो क्विक रेशियो में हमारा फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, और करंट रेशियो में हमारा फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। And with this, we are done with our liquidity ratio.